हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हमारा जो डीबीएमएस है जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है डेटाबेस डिजाइन एंड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, सो आज हम इसका लेक्चर 1 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक बार आपको इसका सिलेबस बता देती हूँ, सिलेबस है क्या। यूनिट 3 का जो सिलेबस है उसमें क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, कितनी तरह के नॉर्मल फॉर्म होते हैं, साथ में आप लॉसलेस जॉइन एंड डिकम्पोजिशन और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। इसमें बेसिकली आप ये सीखेंगे कि एक टेबल में जो एक्स्ट्रा डेटा है, जो टपल्स नीडेड नहीं है, उन्हें कैसे रिमूव किया जाए, या एक टेबल में किस तरह से डेटा को स्टोर करा जाए कि कोई भी डेटा लॉस ना हो और एक्स्ट्रा डेटा ना आए। ठीक है, तो बेसिकली आज इसमें हम ये सीखेंगे। तो जो आज का टारगेट है वो टारगेट रहेगा फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है उसके बारे में जानना, उसकी कंप्लीट डिटेल सीखेंगे और एकेटीयू के जितने भी पीवाईक्यूज होंगे वो सारे मैं आपके कवर कराती चलूंगी। ठीक है, तो जो बीटेक 5th सेम है उसमें सीएस या सीएस की जितनी भी अलाइन ब्रांचेस हैं उसका कॉम्बो पैक अवेलेबल है। उस कॉम्बो पैक में आपके 3 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। एक तो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेब टेक्नोलॉजी एंड डा। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट आपको अवेलेबल हैं। आप जो है एनरोल कर सकते हैं। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। अच्छा, टेक्निकली पढ़ने से पहले मैं आपको एक नॉन टेक्निकल टर्म में समझाती हूँ फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है। अगर मैथ्स की टर्म में समझें, क्योंकि मैथ्स से आप बहुत आसानी से रिलेट कर पाएंगे। ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूं तो 2 × 1 + 5 कितना आया, 7। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखती हूं, 2 × 2 + 5 यानी कि 9। इस इक्वेशन के लिए अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगी तो fx हमेशा क्या आना चाहिए, 7 ही आएगा। इस इक्वेशन में ऐसा कभी नहीं होगा कि x की वैल्यू 1 रखने पे कुछ और वैल्यू आ जाए। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगी तो fx की वैल्यू 9 ही आएगी, हमेशा ही 9 आएगी। ऐसा नहीं होगा कि 9 के अलावा कुछ और आए। यानी कि एक तरह से अगर ये देखा जाए, इसे टेबल की फॉर्म में बनाया जाए, तो जब भी x की वैल्यू 1 होगी वो हमेशा 7 होगा, x की वैल्यू 2 होगी वो हमेशा 9 होगी। यानी कि इस टेबल में जहां भी 1 होगा, कहीं भी अगर 1 लिखा होगा, दैट मस्ट बी रिलेटेड टू 7। 1 के आगे कभी भी कुछ और नहीं आ सकता। दिस इज सिमिलर लाइक फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर ये चीज समझ आ गई मैथ्स की टर्म में, तो अब इसे थोड़ा सा टेक्निकली जाते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी ये कहता है, मेरे पास एक टेबल है, आर नाम की एक टेबल है, उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब मैं, और फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है इस एरो से। अब मैं बोलती हूं x फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है y को। कब करेगा, अगर ये, इन्हें क्या बोलते हैं, टपल। टपल 1, टपल 2, टपल 3, दिस इज टपल 4। एक सेकेंड, टपल 1, टपल 2, टपल 3, टपल 4। अगर 2 टपल्स, देखो हमने 2 एट्रीब्यूट लिए x और y। ठीक है, अब क्या बताओ, टपल 1 ऑफ x, टपल 4 ऑफ x क्या इक्वल है। टपल रोज को हम क्या बोलते हैं, टपल। टपल 1 ऑफ x क्या है, a, क्या वो इक्वल है टपल 4 ऑफ। अगर 2 टपल का x पोर्शन सेम है तो उनकी y वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। ये बोलता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। यानी कि अगर a की वैल्यू 1 आ रही है तो पूरे टेबल में जहां भी a होगा
वहां पर 1 ही आना चाहिए, कुछ और नहीं आना चाहिए। यही बोलता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। यानी कि अगर इसे टेक्निकल टर्म में लिखा जाए, x फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है y को अगर जो टपल ऑफ x इज इक्वल टू टपल 2 ऑफ y x, यानी कि दो टपल्स की x की वैल्यू अगर सेम है तो y की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम। यानी कि जैसे यहां पे देखा टपल 1 और टपल 4 में x की वैल्यू सेम है, तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए था कि टपल 1 की जो y की वैल्यू है वो टपल 4 के y की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अब इसको अगर थोड़ा सा और टेक्निकल टर्म में समझा जाए, अगर एक टेबल है जहां अभी हम प्राइमरी की बात नहीं कर रहे हैं, ये मत सोचना कि मैम प्राइमरी की में टेबल्स में एक प्राइमरी की, हम कीज की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने लिखा है एक रोल नंबर, एक है नेम 1 2 3 1 2। अगर मैं 1 के आगे ए लिख रही हूं तो जितनी भी जगह 1 है, अभी उल्टा बात नहीं कर रही हूं, जितनी भी जगह 1 है वहां पे हमेशा ए ही आना चाहिए। एक जगह 2 रोल नंबर पे बी है, एक जगह 2 रोल नंबर पे सी है, दिस इज रॉन्ग। यानी कि अगर टपल 1, दिस इज टपल 1 ऑफ रोल नंबर एट्रीब्यूट का इक्वल है टपल 1 टपल 2 टपल 3 टपल 4 ऑफ रोल नंबर एट्रीब्यूट, अगर ये दोनों सेम हैं तो इधर की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। क्या एक रोल नंबर 1 दो लोगों का सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यानी कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको मदद करती है कैंडिडेट की फाइंड आउट करने में। कई बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, व्हाई वी नीड फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज नीडेड टू फाइंड आउट द कैंडिडेट की ऑफ एनी डेटाबेस। ठीक है, किसी भी डेटाबेस की फंक्शनल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट करने में ये मदद करती है। अभी आपने बिल्कुल नॉन टेक्निकल टर्म में समझा, अगर आपको ये समझ आया तो 1 मिनट में ये समझ आ जाएगा। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी को आप डिनोट करते हो इस सिंबल से। ठीक है, ये क्या होती है, दो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के बीच में होती है, एक्स और वाई। ठीक है, अब एक्स एंड वाई जरूरी नहीं है कि एक सिंगल एट्रीब्यूट हो। इस चीज को और समझो, देखो मैंने लिखा ए बी सी। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है ए भी मिलके फंक्शनली डिटरमाइन कर रहे हो सी को, या बी अकेला मिलके ए सी को डिटरमाइन कर रहा हो। यानी कि एक्स एंड वाई सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, सिंगल कॉलम भी हो सकते हैं और मल्टीपल कॉलम भी हो सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, दैट आर द सबसेट ऑफ आर। आर एक टेबल का नाम है। ठीक है, उस टेबल में से कुछ एट्रीब्यूट पिक करे गए, वो सिंगल एक टेबल का सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, मल्टीपल एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। यानी कि मेरे पास एक टेबल दे रखी है, एक्स जो है सपोज सिंगल एक एट्रीब्यूट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, कॉम्बिनेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। स्पेसिफाई अ कंस्ट्रेंट ऑन अ पॉसिबल टपल दैट कैन फॉर्म अ रिलेशन आर ऑफ आर। यानी कि एक्स वाई को फंक्शनली डिटरमाइन करेगा अगर वो एक कंस्ट्रेन लगाएगा। वो कंस्ट्रेन क्या है? कंस्ट्रेन है टपल 1 ऑफ एक्स अगर टपल 2 एक्स के इक्वल है तो टपल 1 ऑफ वाई जो है टपल 2 ऑफ वाई के इक्वल होना ही चाहिए। अब देखो कैसे, यहां पे अगर मैं ये बोलती हूं मेरे पास ए बी, सिर्फ 2 दे रखा, ये मेरा एक टेबल है आर, ए फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है बी को, तो कैसे होगा? मैंने ए बी सी, ओ यहां 5 लिख देते हैं। ठीक है, अब दिस इज टपल 1 टपल 2 टपल 3 टपल 4। ठीक है, अब देखो यहां ए है, यानी कि टपल 1 ऑफ कैपिटल ए क्या टपल 2 ऑफ कैपिटल ए के इक्वल है? टपल 1 में ए वाले एट्रीब्यूट पे क्या है? ए। टपल 2 के ए वाले एट्रीब्यूट पे क्या है? ए। दोनों ए हैं। अब अगर
ये दोनों इक्वल है, तो ये कहता है जो टपल 2 का बी एट्रीब्यूट है, बी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है 1, वो दोनों इक्वल होनी ही चाहिए। अगर ऐसा है तो ये फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, यानी कि बी पे सी है कोई दिक्कत नहीं, सी पे 5 है कोई दिक्कत नहीं, यानी कि अगर ए की वैल्यू एक जगह 1 आ रही है तो पूरी टेबल में हर जगह 1 ही आनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पहले केस में 1 1, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे जो 2 लिखा है, अब यहाँ पे क्या आ गया 2, तो यानी कि दोनों वैल्यू क्या है डिफरेंट, तो ये फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा है। अगर यहाँ 1 लिखा है तो ये फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है। फंक्शनली डिटरमाइन का मतलब समझो, जैसे फंक्शन से बताया था 2x + 5, x की वैल्यू अगर 1 है तो हमेशा 7 ही आएगा, आएगा ही प्रैक्टिकली, तो हर जगह मैथ्स में जैसे आपने देखा तो थ्रू आउट टेबल में 1 ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये इसका मतलब होता है नॉट फंक्शनली डिटरमाइन, ठीक है। वरना वो फंक्शनली डिटरमाइन करता है। अब देखो इसका एब्रीवेशन कैसे है, आप शॉर्ट फॉर्म में इसे कैपिटल FD लिख सकते हैं या स्मॉल f.d. लिख सकते हैं। अब देखो क्या ये फंक्शनली डिटरमाइन कर रही है टेबल या नहीं, x फंक्शनली डिटरमाइन कर रही है y को, दिस इज टपल 1, a कहीं और, a की वैल्यू क्या है 1, क्या a कहीं और आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, तो पूरी टेबल में a की वैल्यू 1 है, एक बार है कोई दिक्कत नहीं है। b टेबल में दोबारा कहीं आया हुआ है, नहीं आया, b की वैल्यू क्या है 2, a की बार है सही है। c की वैल्यू क्या है 3, कोई दिक्कत नहीं है, d की वैल्यू क्या है 3, यानी कि x जो है y को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए कि x y को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, पहले देखो जो अनकॉमन है, मतलब जो रिपीट नहीं हो रहे, c और d तो कोई इफेक्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि बस c भी एक बार है, d भी एक बार है। अब देखो a कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, यही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में कुछ और नहीं आएगा। वो आपसे पूछेगा क्या आपको 2 एट्रीब्यूट नहीं दे रखे होंगे, बहुत सारे दे रखे होंगे, अगर आप सीखेंगे तो मान लो आपको 2 एट्रीब्यूट दे रहे हैं, पूछे क्या ये टेबल फंक्शनली डिटरमाइन कर रही है, यानी कि पहला वाला y को डिटरमाइन कर रहा है या y जो है टोटली डिपेंडेंट है x पे, ठीक है। तो अब a इसकी वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या है 2, एक टेबल में एक की 2 वैल्यू नहीं हो सकती, यानी कि फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा है, बस यही है। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब है कि फंक्शनली एक फंक्शन पे एक वैल्यू को देख के एक ही आंसर आता है, जैसे कि 2x² + 5 या 6x लिखा है तो x की वैल्यू 1 डालने पे 6 आएगा, 2 डालने पे 12 आएगा, फिर इस तरह से आएंगी वैल्यू, तो ये आपका फंक्शनली डिटरमाइन हो गया। अब अगला चलते हैं। क्या रोल होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी का डेटाबेस डिजाइन में, फंक्शनल डिपेंडेंसी कहाँ मदद करती है, पहला मदद करती है नॉर्मलाइजेशन में। अब कैसे करती है वो हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे, लेकिन वो मदद क्या करती है, यानी कि जो रिडंडेंट डेटा होता है उसको रिमूव करने में मदद करती है, आपकी बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स को स्मॉलर टेबल्स में मदद करती है जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, आपके जो इंसर्शन अपडेशन एंड डिलीशन इश्यूज होते हैं उनको ये रिमूव करती है। अब इंसर्शन डिलीशन इश्यूज क्या है, वैसे आप पढ़ के आए हैं बट एक बार एक क्विक रिव्यू कराती हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी। सपोज रोल नंबर, नेम और डिपार्टमेंट, ठीक है, ये आपकी डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर और नेम, डिपार्टमेंट नंबर 1 2 3 CS AIML और DS, ठीक है, कुछ भी दे दिया। अब यहाँ 1 2 3 4 नेम है ABCD, अब देखो वन टू थ्री, देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना चाहूं, देखो ये क्या है आपकी प्राइमरी की है, दिस इज योर
फॉरेन की वो की होती है जो किसी और प्राइमरी की वैल्यू को पिक कर रही होती है। इस वाली में जो डिपार्टमेंट नाम की फॉरेन की, इसमें सिर्फ वही वैल्यू आ सकती है जो इसके अंदर, आप ऐसे ही कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते। पहली प्रॉब्लम, इसको ये आगे रिजॉल्व करेगी, कैसे करेगी अभी हम सीखेंगे, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये इसकी मदद से ही सॉल्व की जाती है। दूसरा, अगर आप यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, यानी कि जो मेन की है डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम में से अगर आप ये डिलीट कर देते हैं तो आपको यहाँ से भी साइमल्टेनियसली डिलीट करना पड़ेगा। मैंने ऑन डिलीट कास्केड सिखाया था या ऑन डिलीट नल सिखाया था, क्योंकि जैसे कि अगर देखो रोल नंबर नेम, यानी कि 3 रोल नंबर का बच्चा जिसका नेम सी है वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है? 3 डिपार्टमेंट कौन सा? डेटा साइंस। बट डेटा साइंस जैसा कुछ नहीं है तो ये बच्चा भी नहीं होना चाहिए, या यहाँ पे नल आए, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, यानी कि डिलीशन प्रॉब्लम। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे अपडेट करती हूँ 3.1 4.1 तो वो चीज मुझे यहाँ भी अपडेट करनी पड़ेगी। यानी कि नॉर्मली देखा जाए तो डेटाबेस में एक टेबल तो नहीं होती, बहुत सारी टेबल्स होती हैं और अलग अलग टेबल से ही कनेक्शन होता है। मतलब एक ही टेबल में आप सब कुछ तो नहीं कर सकते, तो मल्टीपल टेबल में आप डेटा को स्टोर करते हो और उन्हीं टेबल्स के अकॉर्डिंग आप सारे काम करते हो। ठीक है, तो आपको जो इंसर्शन, डिलीशन या ये जितनी भी एनॉमलीज यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। अभी आप सीखोगे कैसे, इस यूनिट में आप बस यही सीखोगे कि टेबल्स को स्मॉलर कैसे किया जाए, उनके डेटा को रिजर्व कैसे किया जाए और आपके काम को आसान कैसे करा जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है, ये आपको डिटरमाइन करती है कीज निकालने में। यानी कि जब एक्चुअली में देखो ए बी टेंड्स टू डी, डी टेंड्स टू बी, ये क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं आपके टेबल के, है ना। तो ये आपको बता रहा है, फंक्शनल डिपेंडेंसी बताता है कि ए बी मिलके डी को सही से डिटरमाइन करेगा, डी मिलके बी को सही से डिटरमाइन करेगा, यानी कि डी की एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू आ रही होगी, डुप्लीकेसी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये आपको कैंडिडेट की निकालने में मदद करता है, ये इंश्योर करने में मदद करता है कि अगर इन एट्रीब्यूट्स की मदद से आप जो है अपनी की बनाते हैं तो वो यूनिकली हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी हर टपल में से वही डेटा पिक होगा जो आपको नीडेड होगा। तो इसलिए ये आपको मदद करती है की को डिटरमाइन करने में। अब देखो, अभी आप बोलेंगे मैम कैसे 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 कैसे, वो हम जैसे जैसे यूनिट में बढ़ते जाएंगे वो हम सीखते जाएंगे। बट ये कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या रोल होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी का डेटाबेस डिजाइन में या डेटाबेस की वर्किंग में। ठीक है, अगला क्या होता है? स्कीमा ऑप्टिमाइजेशन। ये इंश्योर रखता है कि जो आपके टेबल्स हैं दे इंश्योर एन एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर बाय ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इनटू टेबल्स। ये आपको मदद करती है कि जो आपका डेटा है वो आपके टेबल फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो, एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट हो जो रियल वर्ल्ड की रिलेशनशिप है, बिना अननेसेसरी डुप्लीकेशन के। यानी कि अब रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप से क्या मतलब है? मतलब अगर मैं ये लिखती हूं, देखो एक एग्जाम्पल समझना, SSN नेम, SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर, एक एम्प्लॉय में आप सीखते आ रहे हो, वो फंक्शनली डिटरमाइन, इसका मतलब है फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है नेम को। यानी कि अगर मैं रोल नंबर 1 लिखूंगी तो उस, या एम्प्लॉय यानी कि SSN नंबर 1 लिखूंगी तो एक ही एम्प्लॉय का नाम मिलेगा पूरी टेबल में कहीं भी, चाहे 1 कितनी बार भी लिखा हुआ मिले। पर अगर 1 के आगे अभिषेक लिखा हुआ है तो पूरी टेबल में 1 के आगे अभिषेक ही लिखा हुआ मिलेगा थ्रू आउट टेबल। यानी कि ये आपकी स्कीमा को ऑप्टिमाइज करती है, अननेसेसरी डुप्लीकेशन को रिमूव करने में मदद करती है, या आपको पता लगाने में मदद करती है कि कैंडिडेट की कौन सी है या किन एट्रीब्यूट की मदद से आपकी डेटा की इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहेगी। यानी कि आपका डेटा कंसिस्टेंट रहे, आपका डेटा जो है अलाइन रहे, आप जो है इररेलेवेंट डेटा को रिमूव ना कर दे, मतलब ऐसा डेटा रिमूव ना कर दे जिससे आपका पूरे डेटा की कंसिस्टेंसी बिगड़ जाए। ठीक है, तो ये कई बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। देखो आगे मैं दिखाऊंगी, एकेटीव के क्वेश्चन में क्वेश्चन आया हुआ है। और थ्योरेटिकल जब आप सीख जाएंगे, जब लास्ट में सीखेंगे ना, देखो नॉर्मलाइजेशन होता है रिडंडेंट डेटा को रिमूव करना। इसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, फोर्थ, फिफ्थ, इतनी पढ़नी होती है, जॉइन, लॉसलेस जॉइन। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ोगे तो आपको इनके एग्जैक्ट रीजन पता चल जाएंगे कैसे कैसे ये
मदद करती है। ठीक है, अब देखो ये आपके क्वेश्चन है क्या ये फंक्शनली डिटरमाइन कर, ये एक आपको टेबल गिवन होगी जिसका नाम है टीच। इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट दे रखे हैं, टीचर, कोर्स, टेक्स्ट। आप कहेंगे मैम अभी आपने बताया नहीं प्राइमरी की कौन सी है। अभी हम प्राइमरी की का कंसेप्ट लेके ही नहीं चल रहे, क्योंकि अभी हम सीखेंगे कि फंक्शन, अभी तक आपने सीखा कीज क्या होती हैं भाई, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, सैरोगेट की, है ना, आपने नाम सुना, बट कैसे निकालते हैं वो हम इसकी मदद से निकालते हैं। तो अभी हम समझ के चल रहे हैं कि हमें कीज सिर्फ सुना है, अंडरलाइन इसलिए मैंने कहीं नहीं किया है। इसके अंदर टीचर, कोर्स एंड टेक्स्ट 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपके टप्पल हैं, T1, T2, T3, T4। ठीक है, इनमें क्या दे रखी है, वैल्यूज दे रखी हैं। अब आपसे क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फुलफिल द फंक्शनल डिपेंडेंसी रूल, या इनमें से कौन कौन से फंक्शनली डिटरमाइन हो रहे हैं। पहला क्या है, टेक्स्ट से कोर्स, यानी कि अगर बी 2 बार आया हुआ है तो सेम ही वैल्यू आनी चाहिए, डिफरेंट वैल्यू नहीं है। बी पे क्या वैल्यू है, ds, कहीं और बी दिख रहा है नहीं, तो यानी कि 1 बार है। h कहीं 2 बार दिख रहा है नहीं दिख रहा, 1 वैल्यू है, सही है। xc दोबारा दिख रहा है नहीं। z यानी कि टेक्स्ट जो है यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है, फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है कोर्स को, सही है। अगला क्या है, टीचर कोर्स। अब देखो टीचर कोर्स, अब देखो यहीं से कैंसिल हो गया स्मिथ, यानी कि देखो मेरा टप्पल 1 और टप्पल 2, टप्पल 1 ऑफ टीचर इक्वल टू टप्पल 2 ऑफ टीचर। टीचर एट्रीब्यूट का टप्पल 1 और टप्पल 2 क्या है, सेम है, यानी कि वो क्या है, स्मिथ। ये दोनों तो सेम है, बट जो उसकी वैल्यू है कोर्स की वो डिफरेंट है, एक बार ds है एक बार डिस्क्रीट मैथ है, तो यानी कि ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट, यानी कि फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा है। आप कहेंगे मैम नीचे तो हॉल पे कंपाइलर है, ब्राउन पे ds है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन, स्मिथ पे 2 वैल्यू आ रही, ये 2 वैल्यू आ रही है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हमें क्या देखना है, उल्टा नहीं देखना, टीचर से कोर्स देखना है। अगर ये लाइन नहीं होती, मैं मान के चलती हूँ ये चीज थी ही नहीं, सिर्फ ये 3 थे, तो ये फंक्शनली डिटरमाइन करेगा। आप कहेंगे मैम कैसे कर रहा है स्मिथ। अब देखो ऐसा हो सकता है ना, एक क्लास में 10 बच्चे हों जो सेम ही कोर्स पढ़ रहे हों, सपोज मैं हूं, कोई और फैकल्टी है, तो दोनों फैकल्टी जो हैं डिफरेंट सेम सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, स्मिथ नाम का कोई और बंदा नहीं है जो ds पढ़ा रहा है, यही है। अब ब्राउन नाम का एक और बंदा जो ds पढ़ा रहा है, लेकिन स्मिथ के आगे कुछ और नहीं है, इसलिए ये फंक्शनली डिटरमाइन करेगा, यानी कि इस पे कोई और वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर स्मिथ पे ds है तो थ्रू आउट स्मिथ पे ds हो, चाहे ds किसी और पे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ऐसे समझो कि अगर मुझे सपोज रेड पेन अलॉटेड है तो थ्रू आउट रेड पेन ही मुझे अलॉटेड है, पर किसी और को भी अलॉटेड हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे अगर रेड पेन मिला है तो मेरे कहीं और रेड का ब्लू नहीं होना चाहिए। या जैसे मेरा सरनेम राजवंशी है तो सारे डॉक्यूमेंट में राजवंशी ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। बट इससे ये मतलब नहीं है कि किसी और का सरनेम राजवंशी नहीं हो सकता, किसी का भी हो सकता, बट मेरे 10th हो, 12th हो, बीटेक हो, एमटेक हो, या मैं आगे कोई कुछ भी कर रही हूँ उसमें थ्रू आउट सरनेम राजवंशी होगा। या अगर मेरी जो परसेंटेज है 12th की, जितनी मेरी परसेंटेज है वो मेरी थ्रू आउट सारी जगह, चाहे मैंने जब 12th का एग्जाम दिया हो, 12th के बाद जो मेरा रिजल्ट आया मैंने बीटेक में लगाया, एमटेक में लगाया, आगे ग्रेजुएशन करूं उसमें लगाऊं, वही सेम। पर इससे ये तो नहीं होता ना, सपोज मेरी 12th में 80 थी, तो ये तो रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि मेरी 12th में 80 थी, तो मेरी, आप ये मानो बीटेक में भरी हो तब भी 80 भरूंगी, एमटेक में भरी हो, आगे पीएचडी कर रही हूँ तो भी मैं 80 भरूंगी, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि किसी और की 80% नहीं आती। इसका मतलब यही है कि स्मिथ, अगर ये लाइन नहीं है तो स्मिथ अगर ds पढ़ा रहा है, यानी कि टीचर का कोर्स, स्मिथ का कोर्स ds है, तो इस टेबल के अंदर जहां भी स्मिथ आएगा सिर्फ ds ही आएगा, कोई और नहीं आ सकता। बट
इससे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि डीएस कोई और नहीं पढ़ा, कोई और भी पढ़ा सकता है, पर स्मिथ डीएस के अलावा कुछ और ना पढ़ाए, तो इसी वजह से ये फंक्शनली डिटरमाइन नहीं करेगा। अब क्या है, टेक्स्ट कोर्स, टेक्स्ट टीचर, बीबी स्मिथ, एच स्मिथ, एक्स हॉल, जेड स्मिथ। अब देखो यहां पे समझो, बीबी स्मिथ यानी कि बीबी के बीबी एक टपल है, कोई और अवेलेबल है बीबी नहीं, एच एच कहीं और अवेलेबल नहीं, एक्स ही अवेलेबल है, जेड जेड नहीं। अगला क्या है, कोर्स टेक्स्ट, कोर्स से टेक्स्ट। अब देखो डिफरेंट वाले तो कभी प्रॉब्लम करते ही नहीं, सेम एक जगह डीएस पे बीबी है, एक जगह डीएस पे जेड जेड है, तो यानी कि ये नहीं डिटरमाइन करता फंक्शनली। ठीक है, ये इससे याद रखना फंक्शनल डिपेंडेंसी को कैसे मेरी अगर 12th में 80% है, तो चाहे मैं बीटेक का फॉर्म भरूं, एमटेक का भरूं, गेट का भरूं, मैं पीएचडी कर रही हूं, मैं अपनी 12th की परसेंटेज 80 ही लिखूंगी, मैं कुछ और नहीं लिख सकती। बट ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि 80 किसी और की नहीं हो सकती, ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि स्मिथ सिर्फ डीएस पढ़ाएगा, बट डीएस किसी और के पास नहीं हो सकता, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, एरो से इधर की साइड देखना होता है। ठीक है, अब अगर अगला क्वेश्चन है कि क्या ये दोनों फंक्शनली डिटरमाइन हो रहे हैं या नहीं, तो आपको ये टेबल दे रखी है, इसमें पी नंबर, अगला क्या है पी नेम और पी लोकेशन। ठीक है, अब देखो और समझ आएगा, यानी कि अब देखो 1 कितने हैं, 1 2 हैं, 1 1 पे प्रोडक्ट एक्स बैलेरीन, प्रोडक्ट एक्स बैलेरीन, ये बिल्कुल सही है अभी तक, क्योंकि डिफरेंट तो कभी दिक्कत करते ही नहीं। अब 2 1 2 2, इस पे क्या है प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट वाई, शुगरलैंड शुगरलैंड शुगरलैंड, तो यानी कि ये भी सेम है थ्रू आउट। अब इसे रब करते हैं, 3 कहाँ है, 3 यहां है, 3 पे क्या है प्रोडक्ट जेड, प्रोडक्ट जेड, हाउस्टन हाउस्टन, मतलब जितनी बार भी 3 आया है। अब आप कहेंगे मैम दोनों को अलग अलग देखना है, नहीं, दोनों एज अ ग्रुप वर्क कर रहे हैं, यानी कि पी नेम और पी लोकेशन, प्रोजेक्ट जेड और हाउस्टन एक एंटिटी है सिंगल, वो चेक करना है, सब में यही होना चाहिए। ठीक है, फिर आती है 10 की बारी, 10 10 10 10 में क्या है कंप्यूटराइजेशन स्टेफर्ड, कंप्यूटराइजेशन स्टेफर्ड, कंप्यूटराइजेशन स्टेफर्ड, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 20 के ऊपर, 20 20 20, रिकॉग्नाइजेशन हाउस्टन, रिकॉग्नाइजेशन हाउस्टन, रिकॉग्नाइजेशन हाउस्टन, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम है। अब आते हैं 30 30 30 30, न्यू बेनिफिट स्टेफर्ड, न्यू बेनिफिट स्टेफर्ड, न्यू बेनिफिट स्टेफर्ड, सेम है, यानी कि ये पी नंबर फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है पी नेम पी लोकेशन को, यानी कि अगर मैं पी नंबर 1 पिक करती हूं तो पी नेम और जो पी लोकेशन है थ्रू आउट प्रोडक्ट एक्स और बेलेराइन ही निकलेगा, या मैं 30 करती हूं तो न्यू बेनिफिट स्टेफर्ड ही निकलेगा। ठीक है, अगला क्या एसएसएन और पी नंबर मिलके, मैंने लिख रखा है आंसर यस, क्या एसएसएन और पी नंबर मिलके आर को कर रहे हैं, तो एसएसएन और पी नंबर, अब देखो 1 2 3, अब देखो आप एक चीज समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप कहेंगे दोनों सेम है, नहीं, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 2 3 4 ये अकेला है, कहने का मतलब है जब ये दोनों लिखे हुए हैं तो ये दोनों एट्रीब्यूट मिलके चेक करेंगे क्या ये फंक्शनली डिटरमाइन कर रहे हैं या नहीं, आप अकेले अकेले चेक नहीं कर सकते। ठीक है, पहला पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहीं और है, यहाँ है बट 1 नहीं है, या 1 यहाँ है, तो यानी कि ये तो दिक्कत करेगा ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2, अब 2 2 नहीं, ये भी बिल्कुल फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है। अब 6 6 6, पहले तो 6 6 6 ढूंढ लो, ये कहीं दिक्कत नहीं कर रहा। 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब देखो 3 3 3 3 3 3 3, ये 4 है बट 2 3 10, यानी कि 3 3 3 4 4 5 5 5 2, ये दोनों मिलके कहीं और कॉपी हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये भी कहीं दिक्कत नहीं कर रहा है। अब देखो ये
99998873010 9897। तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, यानी कि सब ये अलग है। कहने का मतलब अगर SSN से आप डायरेक्टली R पे जाते, देखो एक और बनाती हूँ डिपेंडेंसी, SSN से लेके अगर आप R पे जाते, ठीक है, तो देखो तो ये फंक्शनली डिटरमाइन नहीं करता। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे एक जगह 32.5 लिखा है, एक जगह 71.5, लेकिन जब आप इनको दोनों को ग्रुप में कर रहे थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ऐसा कहीं अवेलेबल था ही नहीं, तो ये फंक्शनली डिटरमाइन नहीं करेगा। ठीक है, या फिर मैं और एग्जांपल लेती हूं, अगर मैं लिखूं क्या आपका P नंबर फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, यहां लिखती हूँ P नंबर फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है आपके आर्स को। फंक्शन डिटरमाइन का मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करना सारे टपल्स को। यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि डुप्लीकेसी नहीं आएगी, यहाँ पे मतलब है कि अगर एक P नंबर 1 है और 1 पे अगर 13.2 है तो पूरे उसमें 13.2 ही आएगा। अब जैसे 1 है, 1 पे ये है तो 1 कहाँ कहाँ है, यहाँ है, दोनों अलग आ रहे हैं। 2 पे 7.5 है, 20.5 है, 10, तो ये फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा है। फंक्शनली डिटरमाइन का मतलब ये ही होता है। देखो ये आपको टेबल हमेशा गिवन होगी, कोई भी ये टेबल हो ये टेबल हो, आपको सिर्फ निकालना है। ठीक है, ये भी यस है। अब देखो एक और आपको दे रखा है, ये एम्प्लॉय नाम की टेबल दे रखी है। ठीक है, इसमें एम्प्लॉय नेम, SSN, बर्थ डेट, एड्रेस, डी नेम। ठीक है, ये आपकी नवाते बुक से ही ले रही हूं मैं क्वेश्चंस। अब आपसे बोला है क्या ये फंक्शनली डिटरमाइन करता है। फंक्शनली डिटरमाइन का मतलब है अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा है तो इसके अंदर कहीं भी अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 आए तो स्मिथ जॉन बी ही आए। यही एक बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको ट्रिक सीखो, 3 3 3 4 5 कहीं रिपीट हो रहा है, कहीं रिपीट ही नहीं हो रहा तो इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 9 9 9 कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, ये रिपीट है। 9 8 7 6 4 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 कहीं नहीं है, 6 6 6 कहीं नहीं है, 4 5 3 7 8। अगर ये वाली x टेंड्स टू y दे रखा है और x सारे यूनिक हैं तो ये हमेशा फंक्शनली डिटरमाइन करेगा। क्यों? क्योंकि भाई आप ये समझो, मैं एक एग्जांपल देती हूं, 1A 2A 3। आप देखो अगर मैं लिखती हूं x और y, x फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है क्या y को? हाँ करेगा। अगर x सारे डिफरेंट है तो मान लो यस। अब कैसे देखो, 1 है, 1 पे क्या है a, कहीं और टेबल में 1 है नहीं है, तो यानी कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। 2a है, ठीक है। देखो दोबारा समझो, मेरे 80% है बट इससे ये गारंटी नहीं देता कि किसी और के, मतलब 1 का a होना चाहिए। ये कहता है कि अगर 1 का a है तो लास्ट तक पूरे टपल्स जितने भी हैं लास्ट तक सब में 1 का a हो, पर ये नहीं कहता कि a किसी और का नहीं हो सकता। 2 का a है, कहीं और टेबल में 2 है नहीं, 3 का c है, ठीक है, 4 का आंसर 5 है, कहीं और है नहीं। तो जहां पे अगर शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर जो x है, x हमेशा जो इधर की साइड लिखा हुआ है वो यूनिक है तो आपकी टेबल जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, फंक्शनली डिटरमाइन करेगी। ठीक है, चलो तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको ये टेबल दे रखी है, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाऊंगी। आपको ये टेबल दे रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये कई बार 7 मार्क्स में भी आ जाता है और कई बार 2 मार्क्स, मतलब ये दोनों तरह से आता है। क्योंकि क्वेश्चन आप देखोगे ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ बात है लॉजिक की कि आपको कितना समझ आता है। ठीक है, चलो अब क्या लिखा है, ए फंक्शनली डिटरमाइन करता है किसको, BC को, यानी कि ABC। ठीक है, पहले तो देखो सेम कौन कौन से हैं, ये है ये है ये है। अब ये देखना A पे क्या है,
2 3, तो थ्रू आउट ए पे 2 3 ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना। ए पे ए जितनी बार भी आया है 2 3 है, इससे कोई फर्क नहीं कर रहा, तो ये क्या है, मेरा फंक्शनली डिटरमाइन हो रहा है। ठीक है, अब अगला आता है डीई। डीई टेंड्स टू सी, यानी कि 4 5, देखो जो डुप्लीकेट है वही प्रॉब्लम करते हैं। 4 5 पे हमेशा क्या आ रहा है 3, 6 5 पे हमेशा क्या आ रहा है 3। देखो 4 5 पे 3 आ रहा है, इसका मतलब है जहां भी 4 5 आएगा वहां 3 आना चाहिए, बट 3 किसी और का नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये अलाउ है कि 3 किसी और का भी हो सकता है। तो ये भी है, तो इस पे भी लिख दो यस, इस पे भी लिख दो यस। फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, फंक्शनल डिपेंडेंसी सेटिस्फाई हो रही है। अगला क्या है, C टेंड्स टू DE, यानी कि C टेंड्स टू DE। अब देखो 3 पे क्या है, एक जगह 4 5, ठीक है, 3 पे क्या है 4 5, 3 पे 6 5 अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर 3 पे एक बार 4 5 आ गया, अगर मेरे 12th में 80% आ गई, तो मेरे ना 79 लिखे जा सकते ना 81 लिखे जा सकते, एक ही तो परसेंटेज होगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अगर 3 पे 4 5 आ गया है तो 6 5 नहीं आ सकता, यानी कि ये फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा है ना। अगला लिखा है BC से, यानी कि BC से A, है ना। 2 3 पे A है, 2 3 पे A है, 2 3 पे A है, A 3 पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। A 3 पे क्या है 2, तो ये भी आपका फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है। देखो ऐसे देखना, अब BC यानी कि 2 3 पे क्या है A, 2 3 जितनी बार भी आ रहा है A है, और A 3 पे क्या है 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको नोट, x फंक्शनली डिटरमाइन करेगा y को, इसमें क्या है, अगर सारी वैल्यू x की यूनिक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ y की वैल्यू सेम हो डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शनल डिपेंडेंसी हमेशा होल्ड करेगी। अब देखो इस लाइन को समझाती हूं, देखो इसकी वैल्यू अगर x की वैल्यू यूनिक है तो y की वैल्यू सेम हो डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा x जो है फंक्शनल डिटरमाइन करेगा y को। देखो 1 की वैल्यू a है ना, पूरे उसमें 1 एक ही बार आया है, तो 1 की वैल्यू हमेशा a है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 की वैल्यू a हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक चीज बताओ, ऐसे समझो, अगर मैं कहती हूँ 5, मुझे 5 आंसर चाहिए, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे भी 5 आएगा, क्या मैं -5 लिख सकती हूँ? हाँ, तो 2 तरीके हैं आंसर आने के, बट इससे अगर 5 आ रहा है तो इससे कभी 6 नहीं आ सकता है। ये कहने का मतलब है कि अगर 1 से a आ रहा है तो 1 से हमेशा a ही आएगा। अगर 2 + 3 करके 5 आ रहा है तो 2 + 3 करके हमेशा 5 आएगा, बट इससे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 5 किसी और से नहीं आ सकता। तो अगर x की वैल्यू यूनिक है, x डिफरेंट है सारे, तो आपकी फंक्शनली डिटरमाइन हमेशा होगा। अच्छा दूसरा पॉइंट, अगर y की वैल्यू सेम है, यानी कि मैंने बोला दिस इज ऑल्सो 2, अगर y की वैल्यू सेम है, मतलब y 2 2 2, ये 2 ही है, थ्रू आउट 2 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता x से। अब देखो अगर मैं देखूं ये a की वैल्यू सेम है तो आंसर 2 आ रहा है, b डिफरेंट है तो 2 है, c मतलब या तो x की वैल्यू आपकी सारी क्या हो डिफरेंट हो तो आपका फंक्शनल डिटरमाइन होगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, या जो y है जो इधर की साइड है वो सारे सेम हो तो भी फंक्शनल डिटरमाइन करता है। ठीक है, इसे बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब देखो एक पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, x
फंक्शन डिटरमाइन करता है y को। जो y कंपोनेंट होता है ऑफ अ टपल इन R डिपेंड और डिटरमाइन बाय द वैल्यू ऑफ x। इस लाइन का मतलब होता है जो y है एक रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप मतलब एक कंस्ट्रेंट, आप लिखते हो SSN नेम, इसका मतलब होता है SSN फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है नेम को, यानी कि SSN की अगर आप वैल्यू डालोगे तो नेम आपको मिलेगा, 1 डालोगे तो प्रज्ञा मिलेगा, तो थ्रू आउट 1 डालने पे प्रज्ञा ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो y की वैल्यू है वो x जो है डिटरमाइन करता है। ऑल्टरनेटिव द वैल्यू x कंपोनेंट टपल यूनिकली और फंक्शनली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y कंपोनेंट। इस लाइन का मतलब है, या तो आप ऐसे बोल लो x जो है फंक्शनली डिटरमाइन या यूनिकली डिटरमाइन करता है y की वैल्यू को, या बोल सकते हैं जो y की वैल्यू है वो आपको मिलेगी, गेट होगी, प्राप्त होगी किसके थ्रू, x के थ्रू, ठीक है। ये मतलब होता है इस लाइन का, ठीक है। दोबारा देख लो, द y कंपोनेंट ऑफ टपल इन R डिपेंड ऑन और डिटरमाइन बाय द वैल्यू ऑफ x कंपोनेंट। जो y कंपोनेंट की वैल्यू है किसी भी टपल में, टपल मतलब ये टेबल, दिस इज टपल 1, दिस इज टपल 2, दिस इज टपल 3, इस टपल के अंदर y की वैल्यू आपको मिल सकती है x की मदद से, या आप जो बोल सकते हो जो कंपोनेंट है, जो वैल्यू है x कंपोनेंट की वो यूनिकली डिटरमाइन करती है। यानी कि अगर आप x की वैल्यू 1 लिखते हो और x की वैल्यू 1 के आगे प्रज्ञा है तो मतलब प्रज्ञा ही है। जैसे मेरा रोल नंबर होगा, चाहे मैंने बहुत पहले बीटेक किया है 13 में, तो अगर 13 में या 12 में या 10 में जब भी बीटेक किया तो मेरा रोल नंबर मेरा है, आज भी मेरे रोल नंबर पे मेरा ही नाम आएगा आज भी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बीटेक पास आउट कर चुकी हूं तो वो रोल नंबर किसी और को अवेल हो जाए। अगर वो मेरे नाम पे अलॉटेड है तो वो थ्रू आउट मेरे नाम पे रहेगा, आज से 10 साल बाद भी, आज से 20 साल बाद भी, ठीक है। अब देखो 2 तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है। किसके बेसिस पे इन्हें डिटरमाइन किया गया, रिलेशनशिप के बेसिस पे। एक तो होते हैं ट्राइबल और एक नॉन ट्राइबल, ठीक है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी x टेंड्स टू y इज ट्राइबल इफ y इज द सबसेट ऑफ x। यानी कि ऐसे समझो मैंने एक फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखी a कॉमा b, यानी कि a b एट्रीब्यूट मिलके किसको फंक्शनली डिटरमाइन कर रहे हैं, a को। इसको हम ट्राइबल कहते हैं क्योंकि दिस इज लेफ्ट हैंड, दिस इज राइट हैंड, ए बी मिलके किसको डिटरमाइन कर रहे हैं, ए को। तो ए तो हमें पहले से ही पता है, ए बी से बोलते हैं ट्राइबल फंक्शन डिपेंडेंसी। यानी कि y जो है x क्या है, कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, सिंगल भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, और वो मिलके किसको डिटरमाइन कर रहा है, y को। y में एक सिंगल है, पर a b c मिलके किसको डिटरमाइन कर रहे हैं, किसको निकाल रहे हैं, a को। और a तो हमारे पास पहले से ही है। अगर मैं बोलूं कि मैं जो है मतलब मैं ऐसे बोलूं कि मैं जो है बैठे बैठे ही सारा काम, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि मैं कोई काम बैठे बैठे ही कर रही हूँ, वहीं बैठे ही खा रही हूँ, मतलब जो चीज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उससे ही आप कुछ और निकाल रहे हो जो है आपके पास, मतलब आपके पास होते हुए भी आप उसी चीज को निकाल रहे हो, उसको हम बोलते हैं ट्राइबल। This means the dependent attribute y और already the part of determinant x, यानी कि x ही तो y को निकाल रहा है, यानी कि a b c ही a को निकाल रहा है। आप जिस चीज को निकाल रहे हो वो चीज आपके पास पहले से ही प्रेजेंट होती है, तो उस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हम जो है ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसीज कहते हैं, क्योंकि ये कोई न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। अगर मैं बोलूं कि मैं रोल नंबर और देखो ऐसे समझो, अगर मैं क्लास और नेम को एक साथ लूं तो मैं किसी के मार्क्स बता सकती हूँ कि भाई क्लास में सपोज 3 क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब ऐसा हो सकता है क्लास में कई सारी प्रज्ञा हूं, मतलब एक क्लास में कोई प्रज्ञा नहीं है पर तीनों सेक्शन में 3 प्रज्ञा है, तो मैं अगर बोलती हूँ क्लास ए प्रज्ञा तो वो सेक्शन ए की जो प्रज्ञा होगी उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर बोलते क्लास बी प्रज्ञा तो क्लास बी की जो बच्चा होगा उसकी, या बोलते क्लास सी। यानी कि अगर आप 2 एट्रीब्यूट को मिलके कोई न्यू इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सको तो उसे बोलते हैं नॉन ट्राइबल। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं क्लास ए प्रज्ञा से प्रज्ञा को ही फाइंड आउट कर रही हूँ, बस प्रज्ञा की इन्फॉर्मेशन ही प्रज्ञा, तो जो चीज मेरे पास पहले से ही अवेलेबल है अगर मैं उसको ही फाइंड आउट करूं तो उसे बोलते हैं ट्राइबल। लेकिन अगर आप कोई न्यू इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर लो, यानी कि x फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है y को, अगर वो 9 ट्राइबल होगा, मतलब कब होगा, जब y जो है सबसेट नहीं होगा x का, यानी कि कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
ए बी एट्रीब्यूट मिलके किसको फंक्शन डिटरमाइन कर रहे हैं, डी को। यानी कि अगर मैं लिखती हूं, मेरे पास एक टेबल है ए बी, यानी कि अगर 10 लिखती हूं तो मेरे को ई ही मिलेगा पूरे उसमें। तो जब आपको कोई न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है तब आप जो है नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में बात करें। हियर डिपेंडेंसी इंप्लाइज द वाई डिपेंड्स ओनली ऑन एक्स विदाउट बीइंग द पार्ट ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप। ठीक है, है ना। y जो है x का पार्ट नहीं होता, वो कोई न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब आप कहेंगे मैम इसकी नीड क्या पड़ती है, कई बार इस वाली डिपेंडेंसी की नीड पड़ती है। मतलब ये कई बार क्वेश्चन आता है ट्राइवल नॉन ट्राइवल क्या होता है। अब आप धीरे धीरे सीखेंगे तो कई जगह हमें डिपेंडेंसी की नीड पड़ती है। ठीक है, अब आपको ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों क्वेश्चंस को हम करते हैं कि इनमें से कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके आते हैं और मतलब 7 मार्क्स में भी आ जाते हैं। देखो ये वेरी करता है, डायरेक्टली 7 मार्क्स का तो ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर आप सीख जाओगे तो ये 7 मार्क्स में व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी और एक ये दे देंगे। थ्योरी में आप क्या लिखोगे, वो थोड़ा सा कि अगर एक एट्रीब्यूट के टपल सेम है तो उसका जिसको फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है वो सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल लिख दोगे, बाद में न्यूमेरिकल पे ही मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अब क्या लिखा है, एक्स वाई टेंड्स टू जेड, यानी कि अब मैं इसके आगे 1 4 कहीं है नहीं, 1 4 1 5 1 6 1 2 आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर लिखा है x टेंड्स टू y और x सारे डिफरेंट हैं तो ये फंक्शनली डिटरमाइन करेगा, यानी कि दिस इज ट्रू। देख लो 1 4 कहीं और है नहीं, 1 5 कहीं और है, 1 6 कहीं और है, 3 2 कहीं और है नहीं। अब z टेंड्स टू y, अब देखो क्या z सारे यूनिक है, नहीं। क्या y सारे सेम है, नहीं। आपको क्या बताई थी, 2 चीज बताई थी, पहले शॉर्ट ट्रिक भी सीखो। अगर x सारे डिफरेंट है, x आर डिफरेंट, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, वो फंक्शनली डिटरमाइन करेगा। या y सारे सेम है तो भी फंक्शनली डिटरमाइन करेगा। क्या अब जो इधर है वो x की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y, क्या ये सारे सेम है, डिफरेंट है, नहीं। ये सारे सेम है, नहीं। अब देखो सेम है, 2 पे मुझे क्या मिल रहा है 4, इस 2 पे मुझे क्या मिल रहा है 2, एक जगह 2 पे 4 मिल रहा है, एक जगह 2 पे 2 मिल रहा है, तो ये क्या है फॉल्स। तो ये फंक्शन डिटरमाइन नहीं कर रहा। देखो इस 3 पे एक जगह 5 मिल रहा है, इस 3 पे एक जगह 6 मिल रहा है, तो ट्रू और फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। ठीक है, अगला है वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स। अब देखो 4 2 5 6 6 2 2 2 तीनों डिफरेंट है, यानी कि ये तो ट्रू है। अब देखो अगर आप सीखो 4 2 पे 1 है, 4 2 कहीं और है, 5 3 कहीं और है, 6 3 कहीं और है, 2 2 कहीं और है, नहीं। अब क्या है, y से z 4 5 6 2 सारे डिफरेंट है, ट्रू, आंसर इज ट्रू। फंक्शनली डिटरमाइन, x सारे डिफरेंट है मतलब फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, ये आपको देखना है। अब अगला चलते हैं, y z से x, ये तो लिखा हुआ है y z से x, यानी कि ये ट्रू है, ये आपको लिखा हुआ है, यहीं पे भी निकाला है। अब अगला क्या है, x से z। देखो ये 3 सेम है, 1 पे 2 है, 1 पे 3 है, 1 पे 3 है, या 2 और 3 दो कैसे हो सकते हैं, तो यानी कि कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। अब एक्स जेड टेंड्स टू वाई, एक्स जेड टेंड्स टू वाई। अब देखो मैं इसे लिख देती हूं ताकि x की वैल्यू कितनी है 1 1 1 3, z की वैल्यू कितनी है 2 3 3 2 4 5 6 2। एक्स जेड टेंड्स टू वाई, देखो 1 2 डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं। 1 3 पे एक बार 5 है, एक बार 6 है। देखो 1 3 पे एक बार 5 है, 6 है, यानी कि कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। ठीक है, क्योंकि 1 3 पे या तो 5 आ सकता है, 6 दोनों सेम नहीं होंगे। अगला क्या है, y टेंड्स टू z, y टेंड्स टू z। अब देखो
4 5 6 2 ऑल आर डिफरेंट। चेक करने की जरूरत ही नहीं, या तो ये सारे डिफरेंट हो या ये सेम हो, यानी कि ट्रू। आप कहेंगे मैम ये ट्रू फॉल्स, इनके बीच में एंड लग रहा है, एंड का मतलब ये दोनों ही फंक्शनली डिटरमाइन होने चाहिए तभी आंसर ट्रू आएगा, वरना आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, अब y टेंड्स टू z। अब देखो ये आप पे है कि आपको कैसे, अच्छा हाँ सॉरी, ये फॉल्स है तो ये भी तो फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों ट्रू होने चाहिए ना। ठीक है, अब ऐसे ही अगला देखते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो आसान रहता है, बिना शॉर्ट ट्रिक के करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक से सीखो, पहले a टेंड्स टू b, क्या सारे नहीं, अब चेक करना पड़ता है। देखो सेम को पिक करो, 3 3, एक 5 एक 7 है, 1 1 2 एक 4 है, यानी कि ये तो है ही नहीं। बी सी से a 2 4 5 4 7 2 4 3, सारे डिफरेंट है, सेम तो है ही नहीं भाई। आप ग्रुप में देखो 2 4 के दोबारा कहीं आ रहा है, 5 4 के दोबारा कहीं आ रहा है, 7 2 कहीं दोबारा आ रहा है, 4 2 दोबारा आ रहा है। अभी हमें देखना 2 दोबारा आ रहा है। देखो अगर 2 4 दोबारा आ रहा होता और यहाँ 6 होता तब प्रॉब्लम थी, 2 4 एक बार ही आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गया, फॉल्स। क्यों हो गया, क्योंकि दोनों ही ट्रू होने चाहिए थे। ठीक है, अब अगला आपका क्या है, सी ए। देखो 4 4 पे एक बार 1 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, 2 पे पहली बात तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले एक पे ही गलत होना चाहिए, दोबारा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 4 4 4 पे एक बार 1 आ रहा है, एक बार 3, यानी कि कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। सी ए यानी कि 4 1 पे क्या है 2। देखो इसको मैं यहाँ पे बना देती हूँ, सी ए बी 4 4 4 4 2 2 1 3 3 1 2 5 7 4। ठीक है, अब इसने क्या बोला, सी ए। देखो 4 1 पे 2, 4 3 पे 5, 2 3 पे 7, 2 1 पे 4, कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रू आ गया। सी ए पे बी, सी ए फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है बी को, बट दोनों ट्रू होने चाहिए, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, अब अगला है बी सी। बी फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है 2 5 7 4, सारे अलग है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ए बी 1 2 अलग है, 1 2 अलग है, 3 5 अलग है, 3 7 अलग है, 1 4 अलग है, क्योंकि 1 2 कहीं और नहीं आ रहा, 3 5 कहीं और नहीं आ रहा, तो ये ट्रू है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। अब ए टेंड्स टू सी, ए टेंड्स टू सी 1 1, एक जगह 4 एक जगह 2, 3 पे एक जगह 4 एक जगह 2, मतलब 1 पे अगर 4 आ रहा है तो 1 पे फिर 2 नहीं आना चाहिए, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। बी सी ए यानी कि बी सी पे ए 2 4 5 4 7 4 4 2, 2 4 दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, 5 4 दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, 7 2 दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, 4 2 दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, ट्रू। बट एट द एंड आना चाहिए, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं कि भाई फंक्शनली डिटरमाइन करना है, सिंपल सा। अच्छा, अब आपका एक छोटा सा टॉपिक और है जो आपको आगे मदद करेगा, एट्रीब्यूट क्लोजर या क्लोजर ऑन एट्रीब्यूट या क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट सेट। एक बार पढ़ते हैं, एट्रीब्यूट closure of an attribute set can be defined as a set of attribute, यानी कि attribute closure हम किसी भी attribute का किसे कहते हैं, attribute मतलब किसी भी कॉलम के पर्टिकुलर attribute का हम attribute closure उसे कहते हैं, वो set of attribute जिन्हें हम functionally determine कर सकें उससे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f प्लस से। अगर मेरे पास एक टेबल दे रखी है R, इसके अंदर कितने कॉलम है, 3, A B C।
ए फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है बी को, बी फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है सी को। अगर मैं बोलती हूँ ए का क्लोजर क्या होगा, क्लोजर मतलब किनको हम फंक्शनली डिटरमाइन कर सकते हैं, किससे हम फंक्शन के थ्रू डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। देखो मैं खुद से खुद पे तो पहुंच सकती हूँ, ए से आप किस पे पहुंच सकते हैं, बी पे। अब आप देखो ए बी से आप किस पे पहुंच सकते हैं, ए बी से आप सी पे पहुंच सकते हैं। यानी कि ये ऐसे समझो, मैं पहले अकेले थी, मैंने अपना एक दोस्त बनाया, हमने वो मिलके काम किया, फिर हम उसके दोस्त से मदद लेते हैं, फिर आप कहते हैं ना दोस्त, चेन ऑफ फ्रेंड्स बनती जाती है। तो ये वही है कि आप ए प्लस लिखा है तो खुद से खुद पे तो पहुंच सकते हैं, फिर आप देखेंगे ए से आप बी को फंक्शनली डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ए और बी साथ मिल गए, भाई ए डायरेक्टली सी को डिटरमाइन नहीं कर सकता, बट अब ए जो है बी का पार्ट बन चुका है, यानी कि दोनों साथ है, तो बी तो सी को ड्राइव कर सकता है। तो आप ए से कहां तक पहुंच सकते हैं, ए से बी से, बी से सी पे। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरी टेबल दे रखी है आर, जिसमें ए बी सी डी ई एफ दे रखा है। ये आपको दे रखे हैं, ए से आप फंक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं बी को, सी से डी ई को, ए सी से एफ को, डी से ए एफ को, ई से सी एफ को। ठीक है, अब आपसे बोला है डी ई, तो सबसे पहले देखो आप डी को खुद को ड्राइव कर सकते हो, ई को। क्या आप डी से अकेले कुछ कर सकते हो, हाँ, डी से आप ए एफ को डिटरमाइन कर सकते हो, ये हो गया। अब उसके बाद ई से आप किसको कर सकते हो, देखो ई से आप सी को कर सकते हो और एफ को, ये हो गया। अब हमारे पास ए सी है, ए सी से आप एफ को कर सकते हो, ऑलरेडी एफ अवेलेबल है। अब सी अवेलेबल है, सी से आप डी ई को कर सकते हो, वो भी अवेलेबल है, और ए से आप बी को कर सकते हो। यानी कि डी ई से आप जो है खुद को तो निकाल ही सकते हो, जो देखो डी टेंड्स टू डी, ट्राइवल डिपेंडेंसी बताया, या डी ई टेंड्स टू डी, ये क्या है, ट्राइवल डिपेंडेंसी है। आप उसको निकाल रहे हो जो आपके पास ऑलरेडी है, इसी की मदद से तो मैंने निकाला कि आप डी से, अभी आप देखो खुद से आप खुद तक पहुंच सकते हो, डी से आप डी तक पहुंच जाओगे, डी से आप ई तक पहुंच जाओगे, डी से आप ए एफ पे पहुंच रहे हो, ई से आप सी एफ पे पहुंच रहे हो, और कोई चीज पहले अवेलेबल है तो उसको रिपीट में तो लिखोगे नहीं, और बी पे तो आप सारी चीजों पे पहुंच पा रहे हो। ठीक है, अगला क्या है, आर, एक टेबल दे रखी है ए बी सी डी ई एफ जी। अब आपको ये दे रखा है कि ए फंक्शन डिटरमाइन करता है बी को, बी सी डिटरमाइन करते हैं डी को, ए ई जी डिटरमाइन करते हैं जी। तो ए सी से आप किस किस पे पहुंच सकते हो, भाई देखो ए से पहले आप खुद पे पहुंचोगे, ट्राइवल डिपेंडेंसी, सी पे पहुंचोगे, ए से आप बी पे पहुंच सकते हो, बी सी की मदद से आप डी ई पे पहुंच सकते हो, है ना। अब भाई मेरे पास जी तो है नहीं, तो बस मैं इतना ही पहुंच पाऊंगी, क्योंकि जी होता तो मैं जी तक पहुंच पाती। ठीक है, आप उसी मतलब आप जरूरी नहीं है कि इसमें सारी चीजों पे पहुंच पा रहे हो तो सब पे ही सब चीजों पे पहुंच पाओ। ये तो अब जैसे एक और दे रखा है 4, आर ए बी सी डी ई। अब इस बी क्लोजर निकालना, क्लोजर मतलब आप फंक्शनल डिपेंडेंस, यानी कि इसका मतलब है ए जो है बी और सी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, सी डी ई को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, बी जो है डी को, ई जो है ए को। अब बी प्लस कितनों को कर पाएगा, जैसे कि बी लिखा, बी से आप डी पे पहुंच सकते हो। अब देखो मेरे पास सिर्फ बी डी अवेलेबल है, ई को नहीं निकाल सकते, डी ई को निकाल सकता है, लेकिन साथ में मुझे सी भी चाहिए, यानी कि मैं उस काम को जिसको कर सकती हूँ उसका पार्ट तो हूं, बट मैं अकेले नहीं कर सकती। अगर 2 एट्रीब्यूट लिखे हैं सी डी, यानी कि नेम जो है इंफॉर्मेशन दे सकता है बच्चे की, बट एक क्लास में 3-4 प्रज्ञा हैं, तो मुझे उसके साथ उसका या तो बर्थ डेट या फादर नेम, कई बार होता है ना, हम जब बच्चा स्टार्टिंग में आता है कॉलेज में तो उसका रोल नंबर नहीं होता, क्योंकि भाई फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही तो उसका रोल नंबर आएगा, तो उस टाइम पे क्या होता है उसके फादर नेम, क्योंकि सपोज एक क्लास में 10 प्रिंस है, प्रिंस 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 प्रिंस, तो उन 10 प्रिंस को ऐसे तो नहीं रख सकते, उन 10 प्रिंस के साथ आप क्या ऐड करते हो, उसका फादर नेम, कि भाई एक प्रिंस का नाम मोहन, एक प्रिंस का फादर नेम मोहन है, तो यानी कि ये दोनों ही मिलके इससे यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मैं बोलूं प्रिंस, तो 10 प्रिंस की इंफॉर्मेशन निकल जाएगी और आपको कंफ्यूज जाएगा कौन से के बारे में। तो
और ए हमारे पास नहीं है, तो बी से सिर्फ हम यही निकाल सकते हैं। क्लोजर का मतलब है कि किन एट्रीब्यूट्स को आप निकाल सकते हो, किन के डेटा को गैदर कर सकते हो। अगर मेरे पास एक एट्रीब्यूट, अगर मेरे पास नेम है, तो क्या मैं कितने एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर सकती हूँ? हो सकता है मैं सबको फाइंड आउट कर सकूं, और हो सकता है मैं किसी को भी फाइंड आउट ना कर सकूं। तो ये टेबल टू टेबल डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, डेटाबेस डिजाइन में इसका क्या रोल है, या इन्फरेंस रूल क्या है फंक्शनल डिपेंडेंसी के। जो इन्फरेंस रूल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसका पार्ट था तो मैंने यही बता दिया। वी विल टीच दिस ऑन नेक्स्ट लेक्चर। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रखा होगा, वो क्वेश्चन फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है या नहीं, और नॉट, ये आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आपका एकेटिव 18-19 में आया हुआ है, ये आपका 22-23 और 21-22 में है, ठीक है। थैंक यू।